स्वागत है आपका सीटेट केवीएस डीएसएसबी से रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो जो कि एक टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन की प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो का आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सीटेट केवीएस डीएसएसबी जैसे टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि मैं रोज लेकर के आता हूं आपके लिए शाम को 7 बजे फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब बटन पर टच करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आपको रोज रेगुलर इसका अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आप रिसीव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? ए, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रन आर scientific investigator, children are active explorer of the environment. Your options are A, B, D, B, C and D, C, A, B, C and D and D, A, B and C. तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है और इस 4 स्टेटमेंट के अंदर कुछ कुछ बातें बताई गई है कि बच्चों के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। ठीक है, और उस 4 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन है और जिसमें ये कोड गिवन है आपके पास। जैसे मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट ए आपसे बोलता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज को सीखने के लिए पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, यानी कि वो मतलब एक तरह से एक्टिव होकर नहीं किसी चीज को सीखते हैं बल्कि एक पैसिव होकर के सीखते हैं। पहली बात ये बोली गई आपसे। ठीक है, दूसरी बात आपसे बोलने की, जो बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, उनके अंदर एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो, ये बच्चों के अंदर एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, ये बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट आपसे ये बोलता है कि बच्चा जो होता है वो एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है, मतलब हर चीज की जांच करना, हर चीज के बारे में पता करना, इस तरह की उसके अंदर एक आदत सी होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अच्छा डी लास्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया, जो बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, हर चीज को ढूंढना, ये चीज कहाँ है, इन्वायरमेंट को ढूंढना, इधर जाना उधर घूमना फिरना, ये हर चीज के बारे में पता करना, ये बच्चों के अंदर ये एक हैबिट सी होती है, एक गुण होता है बच्चे के अंदर। तो आपको ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट के अंदर में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास ये कोड गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके साथ। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यानी कि बी, सी एंड डी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, यानी बी, सी, डी ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। गलती क्या है इसके अंदर? जैसे इसमें एक बात बोली गई, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, कि वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को पैसिव होकर सीखते हैं, मतलब एक्टिव होकर नहीं सीखते, ये बात गलत हो गई। जबकि बच्चे क्या होते हैं, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बड़े उत्साहित होते रहते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं चीजों को। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया वो हो गया ए। ठीक है, नहीं माफ कीजिए, ए नहीं बी हो गया आपके पास, यानी कि फर्स्ट गलत है, यानी बी, सी और डी ये 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the most effective method of encourage conceptual development in student? ठीक है, बच्चे के अंदर अगर हमें किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को अगर डेवलप करना है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट अगर हम डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है उसके बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उस हिसाब से आपके पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट, किसी बच्चे के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये, अ न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वन, कि नए कॉन्सेप्ट को अगर हमें किसी बच्चे के अंदर अगर सिखाना है, नई चीज सिखानी है तो उसको बच्चे को खुद से अपने आप ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपने आप ही सीखनी पड़ेगी और पुराने कॉन्सेप्ट, यानी पुराना अगर बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसके साथ उसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम द मेमोराइज। अच्छा, इसमें ये बोला गया कि बच्चे के अंदर अगर कोई आइडिया आते हैं, कोई विचार आते हैं, विचार दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो जितने भी करेक्ट विचार आ रहे हैं, करेक्ट आइडियाज आ रहे हैं, उसको तो आप बच्चे को कहो रिटेन करें और जो भी गलत आइडिया बच्चे के अंदर आ रहे हैं उसको कहो डिलीट कर दें, यानी कि उसको सोचे ना वो चीज गलत हो गई। तो आपको ये बताना है, फिर उसके हिसाब से जो भी करेक्ट आइडियाज हैं उसको तो बच्चा मेमोराइज कर ले, उसका रट्टा लगा ले, कहने का मतलब। तो ये बी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है उसमें आपसे बताया जा रहा है गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल एंड इनकरेज
देम टू यूज रीजनिंग, कि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें सिखाना चाहिए नए कॉन्सेप्ट को। तो और एग्जाम्पल के साथ साथ बच्चों को ये इंकरेज करना चाहिए हमें कि वो अपना तर्क शक्ति यानी कि अपनी रीजनिंग को डेवलप करें और खुद डिसीजन ले कि बेस्ट क्या हो सकता है, और फिर उस बेस्ट के हिसाब से नए कॉन्सेप्ट को वो सीखे। ठीक है। और लास्ट जो डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, डी ऑप्शन में ये है कि यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्शनल चेंजेस, कि बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, तब तक पनिशमेंट देते रहना चाहिए जब तक वो नई चीजों को कॉन्सेप्ट को सीख नहीं लेता है। ठीक है। अगर नहीं सीख पाता तो उसको प्रॉपर सजा दो, जो भी पनिशमेंट हो सकता है उसे पनिशमेंट देते रहना चाहिए, और अंत में जब बच्चा को सीख जाते हैं तो पनिशमेंट देना बंद कर देना चाहिए। ये आपसे डी ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चों को हम बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये ए मेथड ही है, बी मेथड ही है, सी मेथड ही है, बेटा आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन दीजिए उसको करने के, फिर बच्चे को चूज करने का मौका दीजिए कि बच्चे को जोन सा भी आपका मेथड समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है सॉल्व किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर हम नई चीजों को, नए कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो बेस्ट इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोर इफेक्टिवली इन एटमोस्फेयर, कि जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे है 1 से 5 की बात की जा रही है, कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए सबसे इफेक्टिव जो इन्वायरमेंट होगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एटमोस्फेयर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि बच्चे के लिए सबसे इफेक्टिव इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर कैसे हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है। तो ए है आपके पास, वेयर देयर इमोशन नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे उसकी जो इमोशनल चीजें जो होती है, यानी कि उसके जो भावात्मक चीजें, उसके जो अंदर जो खुद के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वहां पे उसकी चीजें जो भी उसके विचार है, जो वो चाहता है वो चीज पूरी की जाए। ठीक है। और उसके जो उसके विचार है, जो अपनी वो बात रख रहा है, उसको वैल्यू दी जाए। ऐसी जगह बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग बच्चा कर सकता है। तो आपसे ऑप्शन ए में आपसे ये बताया जा रहा है। ठीक है। बी देखते हैं। बी में आपसे बोला जा रहा है वेयर द टीचर इज ऑथोराइज्ड एंड क्लियर डिक्टेट व्हाट शुड बी डन, मतलब बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के सीखने का बेस्ट, जहां पे क्या होगा कि टीचर के पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी टीचर के पास है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई कि कैसे क्या चीज होना है, क्या नहीं होना है, कितना होना है, सारी पावर टीचर के पास होनी चाहिए। अच्छा, ये बी में बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। थर्ड में ये बोला जा रहा है कि सबसे बेस्ट वे जो एटमोस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं वो ये, उस पर अगर आप फोकस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस बात के ऊपर कि बच्चा सबसे पहले कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करे। कॉग्निटिव स्किल के अंदर बात की जा रही है आपसे कि बच्चे को रीडिंग आ जाए, राइटिंग आ जाए और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए। मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ ये 3 चीज जो है ना, रीडिंग आ जाए, राइटिंग लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अगर ये बच्चा ये तीनों चीज कर लेता है तो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट यही होगा। अच्छा, डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है। डी ऑप्शन में क्या, वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल, कि डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब टीचर पढ़ा रहे कुछ, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां टीचर हर काम को टीचर खुद करेगा। ठीक है, मतलब बच्चे की लर्निंग में सारा जो मेन रोल जो होगा वो टीचर का रोल होगा। अब बच्चे उसे ध्यान से उस रोल को बस देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, कि मतलब कहने का मतलब है बच्चा इसके अंदर पैसिव मोड में होगा, एक्टिव मोड में बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो हो सकता है वो आंसर जो है वो है ए। क्या कि इसमें ये बोला गया कि भाई इमोशनल नीड जहां बच्चे की समझा जाए कि जब आप बच्चे को अपने साथ इमोशनली अटैच कर पाओगे, ठीक है, उसकी फीलिंग को, उसकी वैल्यू की, उसके विचारों को महत्व दे पाओगे, तब जाके अगर आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा आपसे अटैच हो जाता है, फिर आप बच्चे को आप जो चाहिए सिखाइए, जैसे करवाना चाहते हैं हर काम बच्चा कर सकता है। किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करना चाहिए तो बच्चा अपने आप, मतलब बच्चा पढ़ाई को बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाए, उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, फिर वो अपने आप चीजों को सीखने लग जाते हैं। यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A child sees a crow flying past window and sees a bird. What does the suggest about the child's thinking? आपके पास ये जो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बच्चा खिड़की के पास बैठता है और वो देखता है कि एक कौवा बहुत तेजी से उड़ रहा है, ठीक है,
और फिर वो कहता है कि भाई फिर वो बोलता है कि भाई ये तो पक्षी है, ठीक है, मतलब कौवा को कौवा ना बोल के उसे वो बोलता है कि ये पक्षी है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये तीन स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है और तीन स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि बेस्ट क्या है। तो तीनों स्टेटमेंट को वन बाय वन पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ए है, इसके अंदर ए में बोला गया चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, कि मतलब इसमें ये बोला गया कि बच्चा जैसे पक्षी समझ रहा है कौवे को, तो इसका मतलब बच्चा पहले से ही इस तरह की कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, प्रीवियसली उसके अंदर ये मेमोरी में है कि भाई कौवा काले रंग का होता है वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि वो उसे फेमिलियर है इस चीज से, ठीक है। अच्छा, बी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बी में ये बोला जा रहा है कि द चाइल्ड हैज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, कि बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि बर्ड क्या होता है, यानी पक्षी क्या होता है, कि उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टराइज है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है। अच्छा, थर्ड चीज आपसे बोला जा रहा है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि बच्चे के अंदर, जब वो बच्चा कौवे को देखकर बता रहा है कि भाई ये कौवा जो है वो पक्षी है, अगर बच्चा इस तरह से बता रहा है तो इट मीन्स ये है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का है, यानी कि बच्चे के जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो उसके अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, कि वो कैसे उसको यूज करके कम्युनिकेट करके अपनी बात को रख सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है, यानी कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के काफी अच्छे लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि भी करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तीनों के हिसाब से ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए को देख रहे हैं हम, तो ये इसमें बोला गया ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो स्टेटमेंट गिवन है ये करेक्ट है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला गया जो बी एंड सी, यानी कि कैपिटल बी एंड कैपिटल सी में जो स्टेटमेंट बोला गया वो करेक्ट है। और नेक्स्ट बोला गया कि ए बी सी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला गया ओनली बी, यानी कि जो बी स्टेटमेंट यानी सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैंने ये तीनों स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया, तो जो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर पहले से ये चीज स्टोर हो चुकी है कि भाई पक्षी क्या होता है। दूसरा जो बोला गया कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि पक्षी या बर्ड्स क्या क्या होते हैं, किसके अंदर क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये चीज बच्चा सीख चुका है। थर्ड ये कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज को वो अच्छे से क्रॉस कर चुका है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इंकरेज देम टू डू टास्क एंड इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपसे कि एक टीचर को कैसे अपने बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या बोलना चाहिए। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि एज ए टीचर आपको बच्चे को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये है, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि बच्चे को आप ये बोल सकते हैं कि इस काम को फटाफट कंप्लीट कर लो, उस बच्चे से पहले कर दो। किसी एक बच्चे का कंपैरिजन कर रहा है कि बिफोर शी फिनिश, कोई और बच्चा है उससे पहले इस काम को पहले करो, इस तरह आप बोल करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जा रहा है जो बी ऑप्शन है, वाई कांट यू बी लाइक हिम, वो आप क्यों नहीं आप उस बच्चे की तरह हो सकते हैं। सी ही इज डन इट परफेक्टली, कि उस बच्चे ने बहुत अच्छे से इस काम को कर लिया है, आप ऐसे क्यों नहीं हो। तो इस तरह अगर आप बच्चों को बोलते हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला गया जो थर्ड स्टेट ऑप्शन है आपके पास, उसमें बोला गया कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी, कि आप बच्चे को ये बोलिए कि जल्दी से काम कर लो, जो जल्दी काम करेगा उसको मैं टॉफी दूंगा। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया है कि आप बच्चे को ये बोल सकते हैं डी ऑप्शन में कि ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, कि भाई ट्राई की कोशिश करो काम इसको करने की, जब आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे, ठीक है। तो जैसे मैं अब चारों ऑप्शन को जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, जब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि आपने एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन कर दिया तो हो सकता है बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आपने क्या किया, फिर से अगेन आपने कंपैरिजन कर दिया। आपने बोला कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया, आप इसकी तरह काम क्यों नहीं करते हो, यानी कि बच्चे के कैपेबिलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बोला सी में बोला कि आपने उस बच्चे को मोटिवेट तो किया है, मोटिवेट करने के लिए आपने क्या बोला कि बेटा जल्दी काम करो, मैं आपको टॉफी दूंगा। अच्छा, हरदम टॉफी देना फीजिबल नहीं होता है, एज ए टीचर हरदम आप टॉफी कैरी नहीं कर सकते, आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि एकदम हरदम टॉफी कैरी करना
पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक बार अगर आपने बच्चे के अंदर ये आदत डाल दी कि टॉफी टॉफी टॉफी, जिस दिन आप टॉफी नहीं देंगे उस दिन बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी ज्यादा बेटर नहीं है। अच्छा, लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में जो ऑप्शन है कि बच्चे को आप एक तरह सिंपली उसको मोटिवेट करिए बोल करके, बेटा आप करिए इस काम को जितना कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जितना आप करेंगे कम से कुछ नहीं भी काम पूरा होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे इसके अंदर से, कि आप जब आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से आप हारेंगे नहीं, बल्कि काम आपका कंप्लीट तो होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप इस काम को करने से सीखेंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो बेस्ट वे है मोटिवेशन का। यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। हाउ कैन ए टीचर इंकरेज हर स्टूडेंट टू बी इंस्टेंटली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अच्छा, एज ए टीचर आप किसी भी स्टूडेंट को लगातार चाहते हैं कि भी वो इंटरनली मोटिवेट रहे, किसी पढ़ाई को लेकर के बड़ा अच्छे से मोटिवेट रहे और चीजों को सीखे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर आपको अपना सिलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी एंड फियर, यानी कि बच्चे के अंदर आप एक तरह से टेंशन भर दीजिए, उसे डरा दीजिए कि भाई तुझे ये तो पढ़ना है, तुझे ये तो सीखना है। ठीक है, इस तरह से आप मोटिवेट करिए कि भाई तुझे उसे टेंशन में डाल दीजिए कि भाई बेटा ये तो तुझे तो भाई ये तो काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए इसे नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फलाना ढकना। इस तरह से बच्चे के अंदर एक डर क्रिएट कर दीजिए, फियर क्रिएट कर दीजिए, तब जाके बच्चा अच्छे से मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से किसी चीजों को सीखेगा। अच्छा, दूसरा आपसे बोला गया बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, कि बच्चे को एक तरह से प्रतिस्पर्धा बना दो, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग भर दीजिए दो बच्चों के अंदर कि भाई ये तुझे तो करना नहीं तो वो आगे चला जाएगा, वो वैसे, यानी कि वो बच्चा आपस में कंपटीशन करने लग जाए। इस तरह का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा एक दूसरे से फाइट करने लग जाए पढ़ाई को लेकर के, मुझे करना है, इस तरह का मन में एक विचार आने लग जाए बच्चों के अंदर, कुछ इस तरह की भावना अगर आप डेवलप कर देते हैं तो ये बेस्ट वे है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सी ऑप्शन आपके पास है, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग द इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अगर किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो इंटरनली मोटिवेट रहे और खुद से चीजों को सीखने में मतलब हरदम इंटरेस्ट क्रिएट रहे, उसके अंदर बना रहे, मोटिवेटेड बना रहे इस चीज के लिए, तो आप ये कर सकते हैं हर बच्चे के हिसाब से उसका एक इंडिविजुअल बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसे उस तरह से मोटिवेट करिए कि बेटा ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, आपके अंदर ये टैलेंट है आपका। हर बच्चे को इस तरह से आप थोड़ा सा बातचीत करके उसका एक इंडिविजुअल गोल सेट करिए कि बेटा आप इतना तो कर ही सकते हो, ये करो पहले, फिर वो करो, फिर ये अचीव करो, स्टेप बाय स्टेप उसको बताइए और उस हिसाब से उसको बोलिए कि भी ये गोल सेट करो और फिर उस गोल को सेट करने के बाद उसमें मास्टरी करो, यानी कि उसको अचीव करो। अगर आप ऐसे बोलते हो तो ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन तरीका है। अच्छा, लास्ट देखते हैं डी ऑप्शन क्या है। तो डी ऑप्शन में आपसे बोला गया है बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफी। अच्छा, उसको क्या करिए, इस तरह से बोलिए बच्चों को हरदम कि भाई आपको टॉफी दी जाएगी, कोई इस तरह से लुभाने वाली चीजें, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें अगर आप बच्चे को बोलते हैं तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रह सकता है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो जो बेस्ट आंसर इसका है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस्ट आंसर है कि बेस्ट वे जो एज ए टीचर आप यूज करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो है सी। क्यों? कि इसके अंदर आप वन बाय वन इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया है आपने, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उस हिसाब से हर बच्चे का आपने जो एक गोल बनाया है और फिर उसे मोटिवेट किया कि उस गोल को वो अचीव करे। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी, हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में है आपके पास, इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड। अच्छा, सबसे पहले जो टर्म एलिमेंट्री है, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं आपसे, तो आज भी बताऊंगा कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। एलिमेंट्री जब भी बात टर्म यूज होता है तो इट मीन से क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आप क्लासेस यूज करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, दोनों ही की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो आप चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, कि एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर टीचर का एम ये होना चाहिए कि भाई बच्चे मोटिवेट रहे। कैसे? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। अच्छा, आप इसके लिए बेस्ट तरीका ये कर सकते हैं इसके अंदर कि बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो मतलब
बच्चा जो है लर्निंग के ऊपर क्रियोस हो जाए, मतलब कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं कि भाई आप तो जो सीखना है, और बच्चा काफी इतना इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ाई की तरफ, इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो ये भी भूल जाए कि वो सिर्फ इतना कि वही पढ़ सकता है, खुद के अपने लेवल पे पढ़ना वो शुरू कर दे, मतलब इतना एक तरह से बच्चा पढ़ाई से प्यार करने लग जाए, भूल जाए टीचर वीचर पेरेंट्स वेरेंट्स किसी को कोई लेना देना नहीं, बच्चा खुद से ही पढ़े जो भी पढ़े, मतलब वो बाकी दूसरों की इंपॉर्टेंस देना छोड़ दे। तो ये ऑप्शन आपको ए में बोला गया है। अच्छा, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में आपसे बोला गया टू रेट मेमोराइज सो दैट दे बिकम ए गुड एट रिकॉल, कि मतलब बच्चे को आप इस तरह से तैयार कर दीजिए कि बच्चा उस चीजों को मेमोराइज करना शुरू कर दे, और जब उसकी जरूरत हो, ठीक है, जब उसकी जरूरत हो तो उसे क्या नाम है रिकॉल कर सके। तो इस तरह से आप बच्चे को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि टीचर का एम क्या होना चाहिए, बाय यूजिंग द पुनिटिव मेजर सो दैट दे रिस्पेक्ट टीचर। अच्छा, एज ए टीचर आपको ये करना चाहिए, आपको उसको पनिश कर देना चाहिए, पनिश करते रहना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि हाँ भाई आप मतलब पनिशमेंट देते हैं इसलिए उस बच्चा पढ़ने लग जाए, आपके डर के मारे आपकी रिस्पेक्ट भी करे और फिर पढ़ाई करने लग जाए। ये ऑप्शन सी बोला गया आपसे। अच्छा, डी ऑप्शन में जो आपसे बोला गया उसको थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर ये बोला है टू परफॉर्म सो दैट दे गेट द गुड मार्क्स इन एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। मतलब बच्चों को आप इस तरह से बोलिए कि भाई अच्छा करो, मतलब अच्छे से पढ़ो, अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तब जाके लास्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बोल करके आप बच्चे को मोटिवेट करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में था कि बच्चा इसमें यही भूल जाए, बाकी और कोई टीचर को ध्यान ना दे, मतलब किसी और की वैल्यू समझे ही नहीं, ठीक है, लर्निंग वो अपने लेवल पे अपने लेवल पे ही पढ़ना से सूख जाए और बाकियों के विचारों और चीजों को महत्व ना दे। तो इस हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए। ये बेस्ट वे नहीं है मोटिवेट करने का। अच्छा, सेकंड में बोला गया आपसे, सेकंड में जैसे बोला गया कि बच्चा चीजों को मेमोराइज इस तरह से करे जब उसकी जरूरत हो उसको रिकॉल कर सके, ठीक है। ये एक तरह से रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर, मैं चीजों को इस तरह से याद कर ले कि इस तरह से सीख जाए कि भाई कि जब उस चीज की जरूरत हो तो उस चीज को रिकॉल कर सके, ठीक है। तो यानी कि चारों के हिसाब से अगर मैं चलूं तो चारों के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसमें इस तरह से बच्चा चीजों को मेमोराइज करे कि जब उसकी जरूरत हो उसे रिकॉल कर सके। ये बेस्ट वे है मोटिवेट करने का। और थर्ड क्यों नहीं है, थर्ड पनिशमेंट को हम यूज नहीं कर सकते इसलिए गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ क्यों नहीं है, फोर्थ इसलिए नहीं है कि फोर्थ के अंदर जैसे इसमें बोला कि बच्चे को आप मोटिवेट मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स ले आना और अच्छी रैंक हासिल करना एजुकेशन का टारगेट नहीं होता है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से आप बच्चे को रेट हरदम मत करिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर जो उसके बिहेवियर में भी चेंज आना चाहिए, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब जो भी आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो चीज आप वो मेमोराइज करा रहे हैं, मेमोराइज का मतलब जो वो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, जब उसकी जरूरत हो बच्चों को तब वो उस चीज को अपने डेली लाइफ में यूज कर सके, ठीक है, रिकॉल कर सके उस चीज को, तो वो बेस्ट तरीका होगा, लर्निंग का बेटर आउटपुट हो सकता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। अच्छा, एक स्कूल के अंदर जो एक बेस्ट स्कूल कह लीजिए, स्कूल के अंदर जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो की जानी चाहिए वो इन चारों में से कोई एक है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल वो है जहां पे क्या मतलब कांस्टेंट, मतलब चलता रहना चाहिए इवैल्यूएशन, मतलब कंपैरेटिव, कि बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके उसमें क्या बोलते हैं लगातार उसके अंदर इवैल्यूएशन बच्चे का होता रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, जितना ज्यादा इवैल्यूएशन होता है बच्चे का वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, दूसरा ये बोला कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। अच्छा, बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन इसमें ये बताया जा रहा है कि जहां पे कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती है वो स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है मार पिटाई, जो बच्चों को सजा वजा मिलती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा सबसे बेस्ट स्कूल वो है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी कि हर एक बच्चे के को ध्यान में रखे, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखिए, कि मतलब इंडिविजुअल फोकस करके जो बच्चे को सिखाया जाता है जहां पर, वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है डी, जिसमें बोला कि कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, मतलब ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जो करता है स्कूल, जहां पे क्या नाम है एक तरह से कंपटीशन होता है कि मुझे ज्यादा नंबर लाने, मुझे फर्स्ट आना है वगैरह, मुझे टॉप करना है, इस तरह का जहां पे क्लासरूम होता है जिस स्कूल में, वो सबसे बेस्ट स्कूल होता है। अच्छा,
तो अब आंसर जान लेते हैं मेरे हिसाब से आंसर, बेस्ट आंसर क्या है। तो इसका जो बेस्ट आंसर आप कह सकते हैं, जैसे आप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो बेस्ट आंसर इसका है सी। क्यों सी? इसलिए क्योंकि बच्चों को हम इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, एक वन बाय वन एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान हम इस मेथड से अगर हम टीचिंग होती है जिस स्कूल में, वो स्कूल बेस्ट है। यानी कि हम एक एक बच्चे वो इंडिविजुअल फोकस जहां पे करेंगे, वो सबसे बेस्ट वे होगा टीचिंग का, बेस्ट वे होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होने का। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेफलोडेकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम। कि मतलब जैसे डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें से डेवलपमेंट में एक स्टेज या एक प्रिंसिपल अगर जो हमारा वो होता है सेफलोडेकल प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस 4 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर बेस्ट आंसर क्या हो सकता है उसे आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, ए, इसमें बोला कि ये जो प्रोसेस होता है इस डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के अंदर, वो ये होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कि पहले जनरल चीजें होती है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीजें होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि इस प्रिंसिपल के अंदर ऐसा होता है कि डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उनको इंटीग्रेट यानी कि उनको जोड़ते हैं, ये बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट बोला कि इस डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हेड टू टोय, यानी कि सर से टोय की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ विकास का प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, लास्ट में ये बोला गया है कि डी ऑप्शन में बोला गया कि इसमें रूरल टू अर्बन, की इसके अंदर रूरल चीजें पहले डेवलप होती है, बाद में अर्बन चीजें डेवलप होती है। तो जैसे अगर आपने डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ठीक से पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है वो है जिसका क्या नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सी, यानी कि हेड टू टो, कि बच्चे का जो विकास होता है सर से नीचे की तरफ, सर से पैर की तरफ होता है। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। प्याजे की थ्योरी के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। टीचिंग मेथड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके आपके बहुत सारे डाउट्स जो होते होंगे, वो सारे डाउट्स आपके काफी क्लियर हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो जरूर देखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि ये चारों में से सबसे जो सेंसिटिव टाइम है जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ये इन चारों में से कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपसे बोला गया पेरेंटल पीरियड जो होता है वो सबसे ज्यादा मतलब यूजफुल या सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बोला गया मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, ये मतलब चाइल्डहुड में जो मिडिल स्टेज जो आता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि जो अडल्टहुड, यानी कि जो बच्चा अडल्ट की तरफ अडल्ट बनता है, तब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का सबसे ज्यादा विकास, जो भाषा का विकास जो होता है वो अडल्टहुड के अंदर आता है। अच्छा, लास्ट में बोला गया जो डी ऑप्शन है उसमें आपसे बोला कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, कि जब बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में आता है, यानी कि प्रारंभिक काल में जो आता है, उसके अर्ली डेज में जब आता है, जब बच्चा बालपन में आता है, सबसे जो अर्ली डेज होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट के, यानी विकास, भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ, डेवलपमेंट जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर एक भाषा विकास भी उसका एक टाइप है। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है डी, यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाए। यानी कि जो अर्ली स्टेज जो होता है, यानी कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होने की जो प्रक्रिया जो चल रही होती है, जिसके अंदर जो बाल्यपन आता है, यानी कि जो बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड आता है, जब उसके जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, यानी कि स्कूल से आने से पहले, जब यानी कि 3 से 4 साल आप बोल सकते हैं, रफली बोल सकते हैं, तो वो जो स्टेज होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कि बच्चे के अंदर कि वो नए नए शब्दों को सीखना, और ये 2-3 साल, 2 से 3-4 साल का जो पीरियड होता है, तो उस टाइम बच्चा लोगों को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके शब्दों को रट्टा में लगाता है, फिर उसको खुद बोलता है। तो ये जो टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन यानी कि बच्चे का जो समाजीकरण कह सकते हैं हम, उसके लिए सबसे जो सेकेंडरी स्टेज है वो क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को हम देख लेते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास है ए, यानी कि फैमिली एंड नेबरहुड, यानी कि बच्चे का या का जो परिवार होता है और उसका जो पड़ोस होता है, ये उसका सेकेंड सोर्स है, सेकेंड एजेंट है उसके सोशलाइजेशन होने का। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी जो है, उसमें बात की जा रही है आपसे कि स्कूल और नेबरहुड। स्कूल यानी कि जहां बच्चा पढ़ने जाता है, नेबरहुड जो उसके घर के आसपास का जो एरिया है यानी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है कि वो उसके सोशलाइजेशन होने का, सोशलाइज होने का सेकेंड एजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास सी, यानी कि स्कूल और इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी कि स्कूल जहां बच्चा पढ़ता है और इमीडिएट फैमिली मेंबर का मतलब होता है कि जो उसके रिलेटिव है, जैसे चाचा वाचा हो गए, इस तरह ये बुआ हो गए, इस तरह के जो उसके रिलेटिव जो इमीडिएट फैमिली मेंबर जो उसके हैं, तो वो उसके सोशलाइजेशन में काफी यूजफुल रोल अदा करते हैं, कुछ इस तरह से बताया जा रहा है आपसे। और नेक्स्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फैमिली और रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव का मतलब कोई बहुत नजदीक का जरूरत नहीं है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है इसके अंदर। तो यानी कि परिवार और बाकी जो उसके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, वो उसके सेकंड स्टेज है एजेंट, वो काम करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, बी यानी कि स्कूल और नेबरहुड। यानी कि स्कूल इसलिए क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है बच्चे का, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जो उसके सोशलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, तो सबसे पहला जो रोल अदा करता है उसका घर अदा करता है। घर का मतलब उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन वगैरह वगैरह जो उसके घर में उसके साथ रहते हैं, जो सबसे ज्यादा वहां अपना टाइम स्पेंड करता है बच्चा, सबसे पहली बात उसकी होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एजेंट जो होता है वो उसकी खुद की फैमिली रोल प्ले करती है। उसके बाद फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज का मतलब होता है कि घर से बाहर सबसे पहला बच्चा जो अपने आस पड़ोस में किसी के साथ खेलता है, किसी दूसरे बच्चों के साथ या किसी और दूसरों के घर जाता है, वहां इंटरेक्ट करता है। उसके बाद वो बच्चा स्कूल में जब पढ़ने जाता है, अपने टीचर से, अपने कोलीग से, अपने पीयर ग्रुप में जो कुछ सीखता है, ये सारी चीजें उसके सेकंड एजेंट के रूप में काम करती है। तो यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर हो गया बी, स्कूल और नेबरहुड, यानी कि स्कूल यानी कि विद्यालय और पड़ोस की हम बात कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें केस स्टडी है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। एग्जाम में केस स्टडी काफी पूछे जाते हैं। सीटेट की बात कर लीजिए आप, या फिर किसी भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम की बात कर लीजिए। क्वेश्चन लेंथी जरूर हो सकते हैं बट क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो इस तरह की केस स्टडी को आप जरूर पढ़ें। केस स्टडी काफी यूजफुल है, ये आपके भी कॉन्सेप्ट को काफी क्लियर करता है कि कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, उस थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली अपने क्लासरूम में, कैसे प्रैक्टिकली अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं, इसलिए केस स्टडी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। A 6-year-old show exceptional sporting ability. Both her parents are sportsmen and send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be a result of interaction between. Your options are A, heredity and environment, B, growth and development, C, health and training, and D, discipline and nutrition. अच्छा, इसमें ये बात किया जा रहा है, एक बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है। एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 6 साल के अंदर है, और उसके अंदर स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी होती है कि अच्छा खेलना, स्किल्स जो होती है, बहुत अच्छी स्किल पाई जा रही है उसके अंदर। और वो जो स्किल है बहुत ही एक्सेप्शनल है, बिल्कुल अलग है, स्पेशल है कह लीजिए, और उससे बिल्कुल हटके, हम लोग एक नॉर्मल बच्चों से हट करके असाधारण उसके अंदर एक जो स्किल वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है ये जो बच्ची है, इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा दोनों जो है, दोनों ही अपने टाइम के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बोला जा रहा है ये जो बच्ची है वो उसको डेली भेजा जाता है, कोचिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि जिस स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करती है, खेलती है, अच्छा कर रही है, उसके लिए उसके पेरेंट्स उसे डेली की डेली उसे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। और साथ ही साथ वीकेंड यानी कि वीक डेज के एंड में, यानी कि सैटरडे संडे को जब उसके पेरेंट्स के पास टाइम होता है, तो वो लोग भी उसे ट्रेन करते हैं, वो लोग भी उसकी काफी टाइम देते हैं और उसकी इस एबिलिटी को निखारने में, उसे डेवलप करने में काफी हेल्प करते हैं वीकेंड के डेज पे। अच्छा, लास्ट में ये बोला गया, उसमें एक बात और बोली गई कि हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ, उसकी जो ये कैपेबिलिटी है, ये जो क्षमता आपको दिख रही है, इसका रिजल्ट क्या है, ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, इसका असली वजह क्या है, इसके पीछे आपको ये बताना है। तो आपके पास जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, तो मैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैसे बोला गया हेरिडिटी वो चीजें होती है जो किसी भी इंसान को अपने पेरेंट्स से मिलती है, और इन्वायरमेंट वो होता है जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जो सेकंड ऑप्शन है बी में कि ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है।
थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि इस बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी है और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से बच्ची अच्छा कर पा रही है। और लास्ट ये बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन, वो डिसिप्लिन काफी मेंटेन करती है अपने काम के साथ और उसके बाद उसका खान पान भी बड़ा अच्छा है इस वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर की हम बात करें, एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन सिंपल है, हेरिडिटी। जैसे मैंने बोला आपको, हेरिडिटी का मतलब होता है वो सारे गुण जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। जब हम बोर्न होते हैं तो अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, अपनी मम्मी पापा से जो गुण हमारे अंदर आते हैं उसे हम टर्म को हम हेरिडिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो बोला गया है, नेक्स्ट बोला इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग है कि हम क्या हमें फैसिलिटी दी जा रही है, किस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी हम डेली लाइफ में डेली बेसिस पे करते हैं, वो हमारी इन्वायरमेंट है। तो ये दोनों ही टर्म, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काफी यूजफुल है। और सबसे ज्यादा जो किसी चीज को इफेक्ट करती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट करता है। और इस बच्ची के लिए दोनों ही चीजें ही मिली हुई है, यानी हेरिडिटी में उसके पेरेंट्स खुद भी अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, ये इसका हेरिडिटी का पार्ट हो गया। और जो डेली उसको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, उसके बाद वीकेंड में उसके पेरेंट्स भी उसे ट्रेन कर रहे हैं, तो उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। तो यही रीजन है उस बच्चे के अच्छे रिजल्ट करने में, अच्छा जो एबिलिटी जो वो शो कर रही है, उसका रीजन यही दोनों बड़े बड़े फैक्टर हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। अब आप देख लीजिए, आपने सही ऑप्शन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से आपको बताना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसका जो मेन रीजन है, मेन रीजन इनमें से कोई एक है, वो क्या है? चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो वाइगोत्स्की ने जो बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, तो फर्स्ट उसने बोला है इक्विलिब्रेशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट उसने 20 ऑप्शन में बोला है सोशल इंटरेक्शन से हो सकता है। थर्ड उसने बोला है कि एडजस्टमेंट और ऑफ मेंटल स्कीमा, कि मेंटल स्कीमा के अंदर जो हमारी होती है उसको अगर हम ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। और लास्ट में बोला गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग यानी कि जो भी चीज हम करने वाले होते हैं, जो समय स्टिमुलेट होते हैं हम किसी काम को करने के लिए, और उसकी पेयरिंग अच्छे से हो जाए तो फिर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। एक छोटे बच्चे के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सोचना है कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से उसका होता है, फिर उस हिसाब से आप इसको आंसर करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी यानी कि सोशल इंटरेक्शन। मतलब वाइगोत्स्की एक बहुत अच्छे, मतलब अपने टाइम के बहुत, मतलब कह लीजिए बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी है, उस थ्योरी में से कुछ एक थ्योरी के ऊपर भी उन्होंने बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर छोटे से टर्म में मैं आपको डिफाइन करूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लिखना पढ़ना से रिलेटेड जो भी एबिलिटी बच्चा सीखने वाला है, उससे जो पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करना। जैसे लिखने के लिए आप बच्चे की फिंगर डेवलप होनी चाहिए। अगर बच्चे की फिंगर डेवलप है, इस कैपेबल है कि वो बच्चा पेन या पेंसिल को होल्ड या कलर को अच्छे से होल्ड कर पा रहा है अपनी उंगली में, इट मीन्स उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। किसी चीज के लिए, राइटिंग के लिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, आप ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज। अच्छा, अब इसमें ओवरऑल बात करिए, मैं तो एक एग्जांपल लेके बात कर रहा था। ओवरऑल अगर हम बात करिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन जो होता है किस तरह से हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चे का अगर सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब सामाजिक संपर्क अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों को देख करके कि ही जल्दी बच्चा सीख सकता है, यानी कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर अच्छा है तो उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, मैंने डिटेल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि अच्छा है, आप भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में बात किया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो लर्निंग से रिलेटेड है, किस तरह से ये एक बच्चे के लर्निंग को इफेक्ट करती है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपके हर तरह के एग्जाम, टीचर सिलेक्शन एग्जाम, चाइल्ड साइकोलॉजी का टर्म, चाइल्ड पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपके हैं वो काफी क्लियर हो जाएंगे इससे देखने के बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलवर्स स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल।
योर पेरेंट्स विल, जिसमें इसमें हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो बात की जा रही है कि कोलबर्ग ने एक स्टेज दिया हुआ है, कि मोरल रीजनिंग का एक स्टेज दिया हुआ है कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसका टिपिकल रिस्पॉन्स होता है एक बच्चे का कि बच्चा फॉलो करता है। तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट के बाद हम 4 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, तो फिर उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप उससे मुझसे पहले भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर चेक करिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो रीड करते हैं स्टेटमेंट। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड ऑनेस्ट। इसमें बोला गया है कि भाई कोलबर्ग का जो स्टेज है कि मोरल रीजनिंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर एक अच्छा मोरल डेवलप होना चाहिए, वो ईमानदार बने, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करे, इससे रिलेटेड बात की जा रही है। तो जैसे इसमें बोला गया कि योर पेरेंट्स विल बी प्राउड, वो तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तुम्हारे को बहुत प्राउड फील करेंगे अगर तुम ऑनेस्ट हो, इसलिए ऑनेस्ट बनो। तो ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ये ऑप्शन ये आपके पास ऑप्शन ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपसे बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड आपसे ऑप्शन जो बोला गया कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो कोलबर्ग के हिसाब से अगर उसके हम स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग की अगर हम बात करें, उसके हिसाब से जैसे क्या किया जाता है कि किसी भी बच्चे को, बच्चे का मतलब यहाँ लड़की लड़का दोनों की ही हम बात करेंगे, कि उसके जब ओरिएंटेट करते हैं, उसे ओरिएंटेशन उसका करते हैं, इस तरह से करते हैं कि पहले उसे बताते हैं कि भाई इस चीज का बेनिफिट क्या है। अगर आप ऑनेस्ट होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे। खुश होने का मतलब है कि मतलब आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे आपके साथ, इसलिए आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पास रिजल्ट अच्छे आएंगे, जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे, जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाकर या जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी करे, इसलिए आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट रखे जाते हैं तो ये कोलबर्ग का स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग के अंदर आता है, और इसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चा एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का क्या हो सकता है, उस ओरिएंटेशन की बात की जाती है। ये कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसके जो स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन के हिसाब से ये बात की जा रही है स्टेटमेंट की। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे ने जो लर्निंग के बारे में जो बात की गई है, ठीक है, उन्होंने जो लर्निंग के ऊपर जो बात की, उसके हिसाब से लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपको ये बताने कि मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बच्चे की अच्छी लर्निंग के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बात की जा रही है। चलो देखते हैं। तो स्टेटमेंट ए आपसे बोलता है कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, कि एक लर्नर जो होता है, लर्नर का मतलब हम यहाँ पे किड की बारे में बात करेंगे, बच्चे की बात करेंगे जो कि कुछ सीखना है, उसके लिए वो अपने अच्छे इन्वायरमेंट के लिए अगर एक्सप्लोर कर रहा है तो इट मीन्स वो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो बोला जाए सबसे ज्यादा नेसेसरी फैक्टर जो है वो ये ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट। एक बच्चा किसी भी अडल्ट यानी कि बड़े को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है, और किसे ऑब्जर्व करना, अडल्ट को ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है एक अच्छी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट बोला गया है कि बिलीव इन इमीडिएट जस्टिस, बच्चा एक अच्छे मतलब अच्छे जस्टिस के लिए, न्याय उस बच्चे को अच्छे न्याय की तरफ ध्यान दे। अगर वो ऐसा ध्यान देता है मतलब देता है तो बच्चे के अंदर लर्निंग बहुत अच्छे से हो सकती है। लास्ट में आपसे बोला गया जो ऑप्शन डी है, उसमें बोला गया रीफोर्समेंट बाय द टीचर एंड पेरेंट्स, कि पेरेंट्स और टीचर किस तरह से बच्चे को रिफोर्स करते हैं, कि उसे लर्निंग के लिए कितना मोटिवेट करते हैं, उस तरफ किस तरह आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है लर्निंग के। तो अगर आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर रिलेटेड जो थ्योरी है जीन पियाजे को, अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, यानी कि पेरेंट्स और टीचर का रोल तो बाद में आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट ये बाद में आता है। पहले बच्चा खुद के अंदर या उसके जो इंटरनली वो कितना मोटिवेटेड है कि अपनी लर्निंग को लेकर के, यानी कि जब बच्चा खुद ही मोटिवेटेड है अपनी लर्निंग को लेकर के और उस तरह की लर्निंग इन्वायरमेंट को खुद के लिए वो एक्सप्लोर करता है, अपने आप को इधर उधर देखता है कि वो किससे कहां से क्या सीख सकता है, इस तरह की एबिलिटी बच्चे के अंदर अगर डेवलप हो जाती है कि वो लर्निंग को लेकर के, अगर उसके पास संसाधन नहीं भी है, रिसोर्सेज नहीं भी है, तब भी वो लर्निंग के लिए मोटिवेटेड है और चीजों को इधर उधर ढूंढता है और जिससे जो चीज मिल गई सीखने को वो सीख सकता है।
तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बच्चे का जो इंटरनली जब वो किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए अगर इंटरेस्टेड हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे को इफेक्ट करती है उसकी लर्निंग के लिए जो नेसेसरी है वो यही है। उसके बाद बाकी अदर फैक्टर हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अगेन एक और क्वेश्चन है आपके लिए जीन पियाजे से रिलेटेड है, जिसकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। वो क्या है, मैं रीड करता हूं, सुनिए। स्कीमा बिल्डिंग अकर्स अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट existing schema and by modifying the old schema as per the new information. These two process are known as, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है जो स्कीमा जो होता है, यानी स्कीमा का मतलब ये बोल सकते हैं किसी चीज को करने से पहले जो उसके पास जो बेसिक प्रीवियस नॉलेज की तरह से आप जो उसके अंदर बोल सकते हैं, कुछ भी चीज किसी के अंदर होता है, तो जब वो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कोई भी बच्चा या कोई भी लर्नर की न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उससे पहले जो उसका एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है, तो उसके अंदर या तो उसको मॉडिफाई कर ले पुरानी वाले को, ठीक है, नए के हिसाब से। तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस ये जो दो प्रोसेस हैं ये किसके अंदर पाया जाता है, आपको ये बताना है। ये जो टर्म्स गिवन है आप उस टर्म्स के हिसाब से हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है एकोमोडेशन एंड अडॉप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है एसिमिलेशन एंड अडॉप्शन, और थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। लास्ट में जो आपके पास डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अगर आप एक डिटेल में लेमन तरीके से बात करें, ठीक है, लेमन तरीके से बात करें तो आपको लगेंगे चारों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अगर जब आप टीचर बनने वाले हैं, तो जब आप एक एज ए स्पेशलाइजेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये टर्म को आपको डिफाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एकोमोडेशन की बात अगर हम करें तो एकोमोडेशन मतलब होता है जहां हम रहते हैं, ठीक है, उसकी बात करें। अडॉप्शन का मतलब करें कि हम किसी चीज को जो अडॉप्ट करते हैं उसकी बात की जा रही है। एसिमिलेशन का होता है कि उस चीज को अपने अंदर जब हम लागू करते हैं, ठीक है, ये वो टर्म होता है। नेक्स्ट आपके पास है अडॉप्शन होता है कि वो आपके फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। तो ये जो टर्म की डेफिनेशन बिल्कुल सेम लगेंगे, पर आप ध्यान से सुनिए, इनमें अंतर है। इक्विलिब्रेशन होता है कि आप किस तरह से दो चीजों को बीच में बैलेंस बना के चल रहे हैं। ये अडॉप्शन और इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस, कि आप अपने अंदर कितना चेंजेस लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो एसिमिलेशन का मतलब मैं दोबारा बताना चाहूंगा। एसिमिलेशन मतलब होता है कि आप उस चीज को अपने अंदर कैसे लागू करते हैं। एकोमोडेशन यानी कि आपका जो फिर से दोबारा टर्म यूज किया गया, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपके आसपास की चीजें की बात की जा रही है, ठीक है, जहां आप रहते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें कि जो जीन पियाजे ने जो टर्म यूज किया था, उन्होंने यूज किया था एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि जो आपने पहले से कोई चीज सीख रखी है, पहले से जो आपके नॉलेज है, ठीक है, अब जो नई चीज आप सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप आत्मसात करते हैं। आत्मसात यानी कि अपने अंदर वो लागू करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बोला गया उसे अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट करने का मतलब है कि पहले से आपके पास वो नॉलेज जो आपके आसपास है, आसपास होने का मतलब है जो आप ऑलरेडी लर्न हो, जो चीजें अब, ठीक है, आपके आसपास हैं, यानी कि जो आपके अंदर जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है। उसके बाद जो नई चीजें है उसको आप किस तरह से एसिमिलेट करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेट का मतलब है उसका अंदर अपने अंदर धारण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म यूज किया था जीन पियाजे ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया डी। अच्छा, एक बात और कहूंगा कि इस तरह के वर्ड जो भी होते हैं आप इसकी मीनिंग प्रॉपरली लिख के रख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इससे स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता है, आपको लगेगा ये सारे सिमिलर वर्ड है, प्राइवेसी शब्द है, कुछ इस तरह से आपको लगेगा। तो ये प्राइवेसी, ये सिनोनिम्स या फिर प्राइवेसी शब्द नहीं होते, बल्कि इसके बीच में बेसिकली कोई डिफरेंस होता है। तो आप इन सब वर्ड के एक कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, किसी एक पेज, इन सब की क्लियर मीनिंग लिख के रख लीजिए कि आपको किसने इस बारे में क्या बोला है। जैसे जीन पियाजे ने इसके बारे में क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, कोलबर्ग ने क्या बोला है, थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, तो वो पर्टिकुलर वर्ड के बारे में उन्होंने इस वर्ड को किस तरह से डिफाइन किया, ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तब जाकर के आप जो टीचिंग से रिलेटेड जो सिलेक्शन एग्जाम है या फिर कोई भी सीटेट टेट जैसे एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप the teacher facilitate learning by providing an environment that एक
एक अच्छे प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जा रही है, जहां पे बच्चा अपने आप को बेटर ग्रो करता है, मतलब एक पॉजिटिव तरीके से जो लर्न करता है, एक उस क्लासरूम की बात की जा रही है। उसके अंदर जो टीचर का जो रोल है कि एज लर्निंग के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज क्या है, आप उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, प्रमोट डिस्कवर, कि टीचर जो है वो बच्चों को प्रमोट करे, उसे मोटिवेट करे किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि वो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वो उसमें प्रतिबंध होता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना वगैरह, ऑलरेडी डिफाइंड होती है। अच्छा, उसके बाद एक टीचर को, आपको एज ए टीचर उसको क्या करना चाहिए, उसको बोला जाए डिस्करेज करना चाहिए इंक्लूजन को, यानी कि वो मतलब टीचर डिस्करेज करे किसी चीज को अपने ऊपर इंक्लूज करने के लिए। लास्ट में आपसे बोला गया, ऑप्शन डी बोला गया, करेज रिपीटिशन, कि एक टीचर इस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करे बच्चों के, जिसमें वो इंकरेज करे बच्चे को रिपीट करने के लिए, किसी काम को बार बार करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इस चारों ऑप्शन में से क्या बेस्ट एग्जांपल है आपके हिसाब से एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का है, जो एक टीचर प्रोवाइड करता है एज ए इन्वायरमेंट बना करके बच्चों के लिए? तो जो करेक्ट आंसर है इसका, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है ए, यानी कि प्रमोट डिस्कवरी, कि एज ए टीचर जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम में एक प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, तो किस तरह से आप बच्चे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो सबसे बेटर एग्जांपल ये है, सबसे बेस्ट वे जो है आपको करने का, कि बच्चों को आप प्रमोट करिए डिस्कवरी के लिए, कुछ नई चीज करने के लिए उसे हमेशा मोटिवेट करिए। जब आप इस तरह का नेचर आपकी टीचिंग स्टाइल में ये चीज आ जाती है और बच्चे को बार बार आप मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने के लिए, नया डिस्कवर करने के लिए, तो बच्चा भी काफी मोटिवेट होता है और लर्निंग ही नहीं बल्कि लर्निंग को वो एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे एक्सटेंड करके लेके जाते हैं और नई चीजों की डिस्कवरी करते हैं। तो यानी कि बच्चों को आप एक ओपन चांस दीजिए कुछ नए काम को करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो उसका हो गया वो ए हो गया इसको, यानी कि प्रमोट करना है आपको डिस्कवरी के लिए बच्चों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, जो सजेस्ट करती है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। हार्वर्ड गार्डनर ने जो सजेस्ट किया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या सजेस्ट करती है, इन चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है मैं उसे रीड करता हूं, सुनते हैं जरा ध्यान से, कि एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल द इंटेलिजेंस। कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि हर बच्चे को कम से कम जो भी सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जाता है, जितने भी सब्जेक्ट उसे पढ़ाए जाते हैं, उसको 8 डिफरेंट वे से उसे पढ़ाना चाहिए। मतलब 8 अलग अलग तरीके से एक ही सेम कॉन्सेप्ट को, सेम चीज को उसे 8 अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तब उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंसी डेवलप होगी। इसका ये कहना है हार्वर्ड गार्डनर का। अच्छा, नेक्स्ट उसका बात की जा रही है कि वो ये कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस इज सोनली डिटरमाइंड ऑफ बाय द आईक्यू टेस्ट। अगर आईक्यू टेस्ट आप बार लेते हैं उससे डिटरमाइंड होता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आईक्यू टेस्ट लेते रहिए तो बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, ये कहना है हार्वर्ड गार्डनर का। अच्छा, नेक्स्ट जो बात की जा रही है आपसे, नेक्स्ट है आपके पास जो सजेस्ट करता है वो ये कहता है कि टीचर शुड यूज एमआई का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसी एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से आप मल्टीपल इंटेलिजेंस को आप यूज कर सकते हैं, एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, उसे किसी भी सब्जेक्ट को अल्टरनेटिव तरीके समझ में। यानी कि मान लीजिए बच्चे को आपने एक तरीके से समझाया, उसे नहीं समझ में आया, आपका किसी बच्चे को समझ में आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, तो आप उसे मल्टीपल इंटेलिजेंसी को यूज करिए, अब अलग तरीके से अब उस बच्चे को सेम कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से पढ़ाइए, ठीक है, ताकि वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ सकता है। अब बच्चे को आपने एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है बच्चा समझ जाए, जो कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे उसको दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, और उस तरह से आप अपना कंटेंट को डिलीवर करिए ताकि बच्चा आपके कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो सीख सके। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन जो आपसे बोला गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो होती है उसमें जो सजेस्ट कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर, वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि एबिलिटी इज डेस्टिनी नॉट द चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि बच्चे की जो एबिलिटी है, कुछ भी एबिलिटी है, मान लीजिए लिखना एक एबिलिटी है, पढ़ना एक एबिलिटी है, इस तरह की कोई भी एक एबिलिटी है, वो बच्चे का अल्टीमेट डेस्टिनी होनी चाहिए और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। मतलब आपने एक
प्री डिफाइंड एक तरीका सोच लिया कि बच्चे को मुझे ये सिखाना है और उसके लिए ये मेथड हो सकता है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया पहले से। अब उसके बाद उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं लाएंगे और उसी पे ही फोकस करते रहेंगे, बार बार फोकस करते रहेंगे और उसी तरीके से आप सिखाएंगे। चाहे बच्चे को समझ में आए नहीं आए, ये बात नहीं है। बात इसके अंदर ये है कि वो आपकी डेस्टिनी है कि आपको ऐसे ही टारगेट आपने सेट किया और उसे अचीव करना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये सी यानी कि टीचर को यूज करना चाहिए मल्टीपल इंटेलिजेंसी को टीच करने के लिए, फ्रेमवर्क को, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए जब वो बच्चे को पढ़ाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप टीचिंग ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, ठीक है। मैथ्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सिखाना चाह रहे हैं। आपने बता दिया बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ जो लाइन जाती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ऊपर से नीचे जो आती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। आप ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप मल्टीपल इंटेलिजेंसी यूज कर रहे हैं, यानी कि किसी और सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं मैथ टीचिंग में। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस यूज कर रहे हैं। क्या बताने की जैसे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक अगर जो लाइन आ रही है, यानी कि टॉप से लेकर के नीचे जो लाइन आ रही है बेटा, उसको तो हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे ऐसे समझाया। फिर आप कह रहे हो बेटा जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भाई राइट से लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन के लिए आपने क्या बोला कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो आपने इस तरह से जब बच्चों को आप समझाते हैं कि यानी कि आप पढ़ा तो मैथ्स रहे हैं, पर मैथ्स को पढ़ाने के लिए आपने क्या किया, सोशल साइंस को यूज किया है, या मैं कहूँ कि आपने यूज किया है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया है। इससे बच्चा, हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा ना हो पर आप वो सोशल साइंस में बहुत अच्छा है, तो आपने उसकी उस नॉलेज का, उसकी उस इंटेलिजेंसी का यूज करके आपने अपने कॉन्सेप्ट को, या अपने कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आपने अपने सब्जेक्ट को यानी मैथ्स को इंप्रूव करने में बच्चे की हेल्प कर रहे हो, तो इससे बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। इस तरह से अगर आप मल्टीपल एग्जांपल देके और उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी को यूज करके अगर पढ़ाते हैं वो ज्यादा यूजफुल है, ये कहना है हार्वर्ड गार्डनर का। तो एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से बोला है, ये एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया था, ये आपको समझाने के लिए था। तो करेक्ट आंसर जो उसका हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A 5-year-old girl talked to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? एक फिर से केस स्टडी का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बोला था आपको केस स्टडी जरूर पढ़िए, ज्यादातर एग्जाम में केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इसलिए कि आपने जो भी अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ा है, या चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा है, या चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर में पढ़ा है, या प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग के पढ़ा है, जो भी आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, उसको आपने किस तरह से उसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कैसे आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। ये इसलिए चेक किया जाता है कि जब भी आप रियल लाइफ में जब क्लासरूम के अंदर घुसेंगे तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कितने कैपेबल हो ये जांचने के लिए होता है। तो केस स्टडी जरूर पढ़िए, केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और बाद में जब आप टीचिंग में आएंगे तब भी ये काफी आपकी यूजफुल होगी। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक 5 साल की लड़की है, वो क्या करती है कि अपने टी शर्ट को फोल्ड करती है, और जब वो टी शर्ट फोल्ड करती है वो अपने आप से बातचीत भी करती है, मतलब खुद से कुछ कुछ बोलती रहती है जब टी शर्ट फोल्ड करती है। तो ये क्या डिस्प्ले करता है, ये उसके बिहेवियर में क्या डिस्प्ले करता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है आपके पास, ये 4 ऑप्शन है, तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपसे कहता है, ये बोला जा रहा है कि जीन पियाजे एंड लेव वोत्स्की वुड एक्सप्लेन एज इकोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड्स थॉट, कि बच्चा जो अपने आप से बातचीत कर रहा है किसी काम को करते हुए, टी शर्ट फोल्ड करते हुए अपने आप से बात जो कर रहा है, ये जीन पियाजे ने और फिर लेव वोत्स्की ने इसे बोला है कि भाई वो ईगोसेंट्रिक है बच्चा, उसका ये नेचर जो है ईगोसेंट्रिक नेचर है बच्चे का विचार करने का, सोचने का। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ए इकोसेंट्रिक स्पीच, और वाइल लेव वोत्स्की एक्सप्लेन दिस एज ए चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट द एक्शन थ्रू द प्राइवेट स्पीच। यानी कि जो जीन पियाजे ने इस एग्जांपल को, इस टर्म को ऐसे डिफाइन किया है कि जीन पियाजे कहना है कि ये बच्चे का नेचर शो करता है, इसको जो इकोसेंट्रिक स्पीच है वो शो करता है। और लेव वोत्स्की बोलते हैं कि भाई ये जो ये उनके हिसाब से ये चीज जो एक्सप्लेन करते हैं वो इसलिए करते हैं, ये बच्चा रेगुलेट करता है कि वो अपने आप से बातचीत कर रहा है, ये उसकी प्राइवेट स्पीच है, वो अपने आप से जो बातें कर रहा है एक तरह से ये प्राइवेट स्पीच है। इस टर्म को प्राइवेट स्पीच की तरह इन्होंने डिफाइन किया, लेव वोत्स्की ने डिफाइन किया।
अच्छा, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ए सोशल इंटरेक्शन। जीन पियाजे ने इसे सोशल इंटरेक्शन की टर्म के रूप में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि लेव वॉल्गोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ए एक्सप्लोरेशन, कि ये बोलते हैं कि ये एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा, इस तरह से उस टर्म को डिफाइन किया है। ये बच्चे की जो डिस्प्ले, जो एक्टिविटी जो बच्चा करके दिखा रही है, लड़की जो कर रही है, छोटी बच्ची, ये डिस्प्ले कर रहा है कि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है किसी चीज को। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया है डी ऑप्शन में, जीन पियाजे एंड लेव वॉल्गोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ए चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, कि वो ये कहते हैं, जीन पियाजे और वॉल्गोस्की दोनों ये कहते हैं इस चीज को ऐसे कि बच्चा ये अटेम्प्ट कर रहा है कि उसकी मम्मी का जो बिहेवियर है उसको, उसकी वो नकल कर रही है बच्ची। तो अगर आपने ये अच्छे से जीन पियाजे और लेव वॉल्गोस्की की थोड़ी पढ़ी है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सही क्या है गलत क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो डी में जैसे बोला कि बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मम्मी का नकल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह की कोई बातें इन दोनों में से किसी ने नहीं बोली। तो यानी कि ये डी ऑप्शन जो हो गया बिल्कुल गलत हो गया हमारा। अच्छा, बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि भी जीन पियाजे ने इसे तो भाई सोशल इंटरेक्शन बोला है। सोशल कहां से रह गया, बच्चा तो खुद से बात कर रहा है, किसी दूसरे बंदे से बात ही नहीं कर रहा है, तो सोशल वाली कोई बात ही नहीं हुई, यानी कि फिर से गलत हो गया। ठीक है, अब लेव वॉल्गोस्की भी इसे बोल रहे हैं कि भाई बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, तो यानी कि इंट्रो, मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब बात कर ले थर्ड की। थर्ड में बोला जा रहा है, थर्ड यानी कि बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जीन पियाजे ने इसे एक्सप्लेन किया ईगो सेंट्रिक, बच्चा ईगोस्टिक बन रहा है, वो अपने आप से बात, इंट्रोवर्ट बन रहा है, तो इंट्रोवर्ट बन रहा है, वो खुद से बातें कर रहा है, तो ये स्पीच, उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया है इकोसेंट्रिक स्पीच है, यानी कि बच्चा इंट्रोवर्ट की तरफ जा रहा है, ये वो बताना चाहते हैं। हाँ, और उसके बाद लेव वॉल्गोस्की इसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो है कि बच्चा रेगुलेट कर रहा है, कि अटेम्प्ट कर रहा है, वो उसकी प्राइवेट स्किल है, जो अपने खुद से अपने आप से बात करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो बच्चा खुद से बातें करता है यानी कि इकोसेंट्रिक हो जाएगा, मतलब अपने, मतलब इंट्रोवर्ट बच्चा बन रहा है। लेव वॉल्गोस्की ने बोला है प्राइवेट स्किल, हाँ बिल्कुल प्राइवेट स्पीच की तरफ ये मूव कर रही है बच्ची, ये वो एग्जाम्पल, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी गलत हो गया हमारा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके पास, बी ऑप्शन ठीक है। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसको अपने आप ही उसे किसी एग्जांपल, जब उसमें कोई एग्जांपल आपको दिया जाता है तो उसे क्लासरूम किचन में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप सोचिए और फिर उस हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, तब जाकर के आप ये क्या नाम है, इस तरह की जो थ्योरी जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप बेटर वे में कर पाएंगे। तो समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर इसका बी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और ज्यादातर गलती इसमें होती ही होती है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, जेंडर इज है कि जेंडर जो होता है, जो जेंडर जो डिफाइंड होता है, जो जेंडर के बारे में जो साइकोलॉजी बात करता है उसके बारे में क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है वो, उसके बारे में ये चार टर्म है, ये बोलोगे कि जो जेंडर होता है एक बायोलॉजिकल एंटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बी में बोला कि फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि इनिटेट इक्वालिटी है किसके अंदर, मतलब जनजात है पहले से ही इक्वालिटी है इसके अंदर। फिर बोला जा रहा है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है कि ये जो जेंडर वेंडर जो टर्म है ये बच्चे को पहले से कुछ नहीं पता होता, ये बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन बच्चे के अंदर जो कुछ जो सोशल जो उसका इन्वायरमेंट है वो उसे बताता है कि भाई ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। अब डी क्यों होगा, बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं डी ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। आप मोस्टली जो आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शन बी होगा। बी क्यों? क्योंकि बोलेगा ये तो उसका बच्चे का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, शारीरिक निर्माण है कि जेंडर डिफाइन होता है। नहीं, ये वो सब चीजें नहीं है। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें या फिर हम बात करें साइकोलॉजी में बात करें, तो साइकोलॉजी में जेंडर को जो डिफाइन किया गया वो सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सोशल कंस्ट्रक्शन की तरफ इसे डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा होता है उसे लड़का लड़की या फिर कोई भी बाकी चीजें, ये चीजें इस चीज के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो सब बराबर बच्चे ही समझते हैं होता है। लेकिन जो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, हमारे जो सोशल परिवेश कह लीजिए, वो उसे बताता है कि भाई ये बॉय है, इसके ये फीचर हैं, ठीक है, ये काम करता है, ये लड़की है, जिसके ये फीचर है, उसे ये काम करने चाहिए, ये उसकी लिमिटेशन है, लड़कों का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव है, लड़कियों का ये सब चीजें कौन बताता है? ये उसका जो सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल स्ट्रक्चर जो बच्चे का जब तैयार होता है तब ये सब चीजें उसे बताई जाती है, तब वो अपने आप को डिफरेंट समझने लग जाता है कि हाँ हम बॉय हैं तो हम ऐसे हैं,
ये हम लोग लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो हम लोग ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ें, जेंडर बेस्ड चीज़ें जो स्टार्ट होती है, ये जो साइकोलॉजी में से जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया है कि ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्शन एक तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो में कितना स्कोर का आप कर पा रहे हैं, अगर कुछ आपके डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, या कोई भी आपके सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि अगर आप अभी तक आपने अगर ये फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आप एग्जाम को क्लियर कर सके। तो कोई और सजेशन हो, कोई आप चाहते हैं कुछ न्यू चेंजेस, या आपकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं प्रिपरेशन को रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, फिर शाम को फिर से 7 बजे एक नई वीडियो में।